नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्रेम चैनल में। दोस्तों, जो हमारा सीरीज चालू है फार्मेसी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो उसमें आज हम लोग एक नया टर्म के बारे में समझने वाले हैं, वो है लैक्सेटिव या लैक्सेटिव्स। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरी ऑफ दवाइयाँ जिसे हम लोग कह सकते हैं, या ऐसी कैटेगरी हम जिसे कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए जो कुछ लोग दवाइयाँ लेते हैं, कुछ पाउडर लेते हैं, कुछ पिल्स लेते हैं, कुछ ऑयल वगैरह जो सप्लीमेंट लिए जाते हैं, ताकि उनका जो मूवमेंट है वो अच्छा हो सके, बॉवल मूवमेंट खास करके वो अच्छा हो सके, उनका पेट साफ हो सके। तो वो जो कैटेगरी ऑफ जो दवाई है उसे कहा जाता है लैक्सेटिव्स। तो हम देखते हैं कि आप इसे किसी भी टर्म में कह लीजिए कि आपका लैट्रिन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कब्जी जैसा महसूस हो रहा है, या फिर हम कहते हैं कि आपका संडास साफ नहीं हो रहा है अच्छे से, या फिर जो पूप है वो सही तरीके से साफ नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कब्जी हो रहा है, या फिर आप संडास जाके आ भी रहे हैं, पूप करके आ भी रहे हैं, तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पूप किया नहीं है, संडास जो है वो प्रॉपर हुआ नहीं है, लैट्रिन मेरा क्लियर हुआ नहीं है। ऐसा जो फीलिंग आती है बार बार कब्जी जैसा, और अंदर में एक हम कहते हैं कि रुकावट जैसी महसूस होती है, तो वो जो तकलीफ है उसे कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन। उस कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए जो कुछ टेम्पररी या फिर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसे कहा जाता है लैक्सेटिव्स। ठीक है, तो ये एक फार्मेसी मेडिकल में टर्म जो है वो कहा जाता है। तो अब उसके बारे में सिंपल कुछ पॉइंट समझेंगे, इसके टाइप्स कौन से होते हैं, इसका काम किस तरीके से होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वो पूरा हम लोग सिंपल वे में आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो लैक्सेटिव्स ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन बाय सॉफ्टनिंग द हार्ड स्टूल और स्टिमुलेटिंग योर बॉवेल टू गेट मूविंग सो यू कैन poo. The telltale sign of constipation are struggling to poo hard to or dry stool and feeling that your bowel aren't empty even after you have passed some stool. तो लैक्सेटिव का काम क्या है? जो आपका हार्ड स्टूल हो चुका है उसे सॉफ्ट करना और बॉवेल में एक मोमेंट क्रिएट कर देना, ताकि जो अटका हुआ पू है, जो स्टूल है, जो लैट्रिन अटका हुआ है, जो संडास अटका हुआ है हमारे मोमेंट में, हमारे बड़ी आंत में, वो बाहर की तरफ जो है वो निकल जाना चाहिए, और वो निकलता है इनकी मदद से। कॉन्स्टिपेशन के कुछ जो साइन सिम्टम्स रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि संडास करने में तकलीफ होती है, हार्ड और ड्राई स्टूल, जो स्टूल निकलता है वो काफ़ी, जो संडास में हम देखते हैं कि जो मल निकलता है वो काफ़ी ड्राई निकलता है, और उससे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है, और ऐसा फील होता है कि आप अभी अगर पू करके आ गए, मल निकाल के आ गए, तो भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा पेट अभी तक साफ नहीं हुआ है। तो इस फीलिंग को कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन, और इसको रिलीव करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उसे कहा जाता है लैक्सेटिव। वो क्या काम करती हैं कि आपके जो मल है उसको थोड़ा सा लूज कर देती हैं, सॉफ्ट कर देती हैं, और हमारे जो बॉवेल की मूवमेंट, आंत की जो मूवमेंट रहती है आंतड़ियों की, वो बढ़ाती है, ताकि वो मल जो है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। क्यों जरूरत है इसकी, नीड है कि ऐसे कौन से लोगों को जो है वो इस दवाइयों की जरूरत रहती है, जिनमें ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन है, बार बार कब्जी होने वाली रहती है। क्रॉन्स डिसीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। आप क्रॉन्स डिसीज क्या है और अल्सरेटिव कोलाइटिस डिसीज क्या है, तो यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, दोनों पे अलग अलग दो टॉपिक हैं वो बन चुके हैं, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। बिफोर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसीजर एंड नॉट सेव इन द प्रेगनेंसी। कोई अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या फिर हमारे स्टमक से रिलेटेड कहीं भी कोई अगर सर्जरी हो रही है, कुछ प्रोसीजर हो रही है, सिटी स्कैन हो रहा है, सोनोग्राफी जो भी हो रहा है, तो उसको करने के लिए पूरा जो पेट है वो साफ करना पड़ता है। उसके लिए कोई भी प्रोसीजर अगर कर रहे हैं, तो किसी का अगर पेट साफ नहीं हो रहा है किसी कारण की वजह से, तो उन्हें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, भैया पेट साफ कर लो, तो प्रॉपर तरीके से सिटी स्कैन हो जाए या सोनोग्राफी हो जाए, या फिर कोई सर्जरी है, माइनर सर्जरी, तो वो अच्छे से हो जाए। और ये लैक्सेटिव्स जो हैं, ये जो कब्ज के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ नहीं रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कोई डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब नहीं करता है, जब तक बहुत जरूरी ना हो, तब तक ये बिल्कुल लेना नहीं चाहिए किसी के भी सलाह से। ठीक है, वर्क, ये किस तरीके से ये दवाइयाँ काम करती हैं। कॉज चेंज इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू पुश सम वर्क बाय मेकिंग योर स्टूल सॉफ्टनर, और सो इट कैन इजीली पास अदर स्टिमुलेट द मसल इन योर कोलन टू मूव द stool along. Some type do both. It all depends on type you use. तो हमने पहले जो डेफिनेशन में समझ लिया हुआ है कि इनका जो काम क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मूवमेंट है, मतलब उसमें जो स्टूल है वो जो हार्ड हो गया उसको सॉफ्ट करना, कुछ का काम ये रहता है, और कुछ का काम ये रहता है कि जो बॉवेल की मूवमेंट बढ़ा देते हैं, जो कि हमारी जो मूवमेंट रहती है इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट बढ़ा देते हैं।
तो कुछ दवाइयाँ क्या करती हैं, सॉफ्ट करती हैं कुछ स्टूल को, और कुछ दवाइयाँ मूवमेंट बढ़ा देती हैं, और कुछ दवाइयाँ दोनों एक साथ करती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का लैक्सेटिव आप ले रहे हो। अब टाइप्स पे आ जाते हैं, ठीक है। टाइप्स कितने, यानी कि उससे कितने प्रकार हैं। पहला है बल्क फॉर्मिंग और लैक्सेटिव, जिसे फाइबर सप्लीमेंट कहा जाता है। और ये जो सप्लीमेंट है, इसे सबसे बेस्ट सप्लीमेंट फाइबर सप्लीमेंट जो है माना जाता है। आप सिंपल भाषा में आप सैलड वगैरह भी अगर बढ़ा देते हो अपने बॉडी में, तो उससे फाइबर बढ़ जाता है। आपने सुना होगा कि फाइबर डाइट बढ़ाने से जो अपने डाइट अच्छा रहता है, वेट भी अच्छा रहता है, पाचन भी अच्छा होता है। दिस लैक्सेटिव bulk up your stool or make it bigger. They add an ingredient to your poop called soluble fiber. Soluble fiber always draw water from your body into your stool, making it bigger and softer. The size increase stimulate your colon to contract and push the stool out. तो इससे क्या होता है कि ये जो लैक्सेटिव रहते हैं, जो आपके अंदर ऑलरेडी स्टूल है उसकी साइज बढ़ा देता है। साइज किस तरीके से बढ़ा देगा कि वो उसके साथ मिल जाता है, और उसका काम क्या है, जो उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो मिला देता है, जो फाइबर्स है, मतलब सोल्यूबल फाइबर जो उसके साथ घुल जाते हैं, जो हमारे बॉडी में मिल जाते हैं सोल्यूबल फाइबर्स, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी से जितना भी पानी वगैरह है उसे रीअब्सॉर्प्शन के द्वारा वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से एक बल्कीनेस फॉर्म हो जाता है। और वो बल्कीनेस यानी कि पेट में एक बल्क जैसा जो महसूस होता है, उसकी वजह से जो हमारी इंटेस्टाइन रहती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन शुरू हो जाता है। उस बल्कनेस की वजह से जो नर्व रहती है वो एक्टिवेट होके, जो ऐसी नर्व जो कि मसल्स को स्टिमुलेट करती है हमारे इंटेस्टाइन में, वो स्टिमुलेट हो जाने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन बढ़ जाता है। तो ये बल्कीनेस प्रोवाइड जो करती है, ये साइज बड़ा करती है उसका, और उसमें पानी ज्यादा आने की वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। स्टूल जो हार्ड रहता है तो वो बाहर निकलना उसका आसान हो जाता है। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव लगभग इसके जैसा ही है। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव पुल्स वाटर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सेंड इट टू योर कोलन। As the water collect, it soften your stool, so it easier to pass. Saline laxative are type of osmotic laxative. तो ऑस्मोसिस रिलेशन जो एक प्रोसीजर जो रहती है, उस ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या रहता है कि बॉडी में जहां जहां भी पानी एक्स्ट्रा जमा हुआ है, वो वहां से ऑस्मोसिस लैक्सेटिव जो है वो कलेक्ट करता है और इंटेस्टाइन के अंदर स्टोर कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से, जिसकी वजह से सेम वे जो इसने किया है वो स्टूल को सॉफ्ट कर देता है ताकि वो इजीली निकल जाए। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, जो मोमेंट पे इसने बताया नहीं कि भाई ये मोमेंट को भी बढ़ा देता है, यहाँ पे नहीं बताया, ये सिर्फ स्टूल को सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे जो मल है वो इजीली निकल जाता है। तो ये टाइप को समझना जरूरी है जो उसमें सेंटेंस जो दिया हुआ है, ठीक है। स्टूल सॉफ्टनर लैक्सेटिव आर ऑल्सो कॉल्ड इमोलिएंट लैक्सेटिव, दे इंक्रीज द वाटर एंड फैट योर पू ऑल्सो एब्सॉर्ब सॉफ्टनिंग इट। तो ऐसे लैक्सेटिव हैं जो कि हमारे बॉडी से पानी के साथ साथ फैट को भी रीएब्सॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक मोमेंट है उसकी, जो एक सॉफ्टनिंग जो है या फिर एक कोटनिंग जिसे हम लोग कहते हैं कि जो फैट रहता है वो थोड़ा सा चिपचिपा रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है जो हार्ड चीज रहती है उसके साथ मिलके वो सॉफ्ट बन जाती है। तो वो सॉफ्ट जैसे ही बन जाती है उसका मोमेंट जो है वो बढ़ जाता है, और पानी की वजह से उसकी भी सॉफ्टनेस कम होती है, और फैटनेस की वजह से एक प्रकार का उसे सॉफ्टनिंग मिल जाता है, एक लेयर कोटिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर निकलना उसका आसान हो जाता है। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव कोट योर कोलन मेकिंग इट स्लिक, कोटिंग प्रिवेंट्स योर कोलन फ्रॉम एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम योर स्टूल सो इट स्टेज सॉफ्ट, ऑल्सो मेक्स स्लीपरी पैसेज दैट मेक्स पोपिंग इजियर। तो इस तरीके के मिनरल ऑयल वगैरह जो कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक लुब्रिकेशन मिल जाता है, जो पूरा पू रहता है उसके पूरे ट्रैक को एक लुब्रिकेशन मिल जाता है, और पू भी सॉफ्ट हो जाता है, जो मल है वो भी सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका निकलना आसान हो जाता है। तो इसमें जो लुब्रिकेंट लैक्सेटिव रहते हैं वो ज्यादातर मिनरल ऑयल जो है वो कई लोग लेते हैं, ताकि वो एक प्रकार का उनके कब्जे से आसानी मिल सके। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, ये स्टिमुलेशन के मतलब से सब हम लोग समझ गए कि जो इंटेस्टाइन की जो बड़ी आंत रहती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन, उसके जो नर्व्स रहते हैं जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती है, जो नर्व जो रहती है ये उसे स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। इसके शब्द से ही समझ में आ जाता है। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव
एक्टिवेट द नर्व दैट कंट्रोल द मसल्स इन योर कोलन। तो क्या होगा कि वो अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन अगर बढ़ा देगी, उस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन और बढ़ा देगी, जिसकी वजह से मूवमेंट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है कि यहाँ पे स्टूल सॉफ्टनिंग की बात नहीं है, मतलब ये ऐसे कैटेगरी ऑफ लैक्सेटिव है जिसमें मूवमेंट बढ़ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन की, पर इसमें स्टूल सॉफ्टनिंग की बात नहीं की गई है। प्रिस्क्रिप्शन ओनली लैक्सेटिव, जो लोग ओपॉइड वगैरह रहते हैं, ओपीएम वगैरह जो लेते हैं, नशे का जो तंबाकू वगैरह जो लेते हैं, उनमें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ काफी ज्यादा होती है, गैसेस की तकलीफ काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो उसका एक साइड इफेक्ट ही है ओपीएम का। तो जो लोग ये लेते हैं उन्हें जो दवाइयाँ लेनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, वो खुद होके नहीं लेनी चाहिए, वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की हुई लेनी चाहिए। तो वो जो दवाइयाँ ली जाती हैं डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके, उसलिए उसे कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड कॉन्स्टिपेशन। तो उसमें जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वही हमें लेना है। मैं चाहूँ तो सबके कैटेगरी में एक एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि कौन से कैटेगरी में कौन सी दवाइयाँ ली जा सकती हैं, पर मेरा काम वो नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियो में कि जो डॉक्टर्स हैं दे आर द वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटीज, जिन्होंने उस कैटेगरी में जो भी उन्होंने पढ़ाई किया है, जो भी उन्होंने स्पेशलिटी लिया हुआ है, वो आप उनके पास जाएंगे, उन्होंने इतने समय दिया है, वो आपका सब कुछ हिस्ट्री लेने के बाद, आपकी कंडीशन सिम्टम चेक करने के बाद आपको कौन सी दवाइयाँ कौन सी ट्रीटमेंट किस तरीके से देनी है, ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो कृपया करके किसी भी हम देखते हैं किसी फ्रेंड से पूछ के या किसी वीडियो को देख के आप कोई ट्रीटमेंट इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, और वो जो ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करते हैं प्लीज वही ट्रीटमेंट लीजिए। फॉर्म्स ऑफ लैक्सेटिव, यानी कि अब ये लैक्सेटिव जो है कितने रूप में दी जाती है। तो एक पिल्स यानी टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, पाउडर का आपने कायम चूर्ण वगैरह पाउडर सुना होगा, तो पाउडर में आती है, कुछ लिक्विड आते हैं, कुछ सिरप्स के इसमें आते हैं। सिरप्स क्या होते हैं हम अगले टॉपिक में समझने वाले हैं। एक तरह के स्वीट फ्लेवर्ड लिक्विड रहते हैं जिनका थोड़ा सा चिपचिपा जैसी मतलब कहते हैं थोड़ा सा थिक लिक्विड रहता है, ये उसे सिरप कहा जाता है। सपोजिटरीज एक छोटे छोटे पिल जैसे ड्रॉपलेट रहते हैं कैप्सूल शेप में, वो जो कि एनल के द्वारा डाले जाते हैं, लाइक एनिमा, जैसे हमने एनिमा समझा था, तो वो एनस के थ्रू जाते हैं, वो वहां पे अपना काम शुरू करते हैं और वो मल को बाहर निकालने में काम करते हैं। एनिमा, अब एनिमा मैंने पिछले टॉपिक समझा दिया है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं, पूरा उसका टॉपिक मैंने अच्छे से समझाया था एनिमा के बारे में। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है इसका? डिहाइड्रेशन, बार बार पानी अगर हमारे शरीर में लेता जाएगा, अगर ये बल्क फॉर्म में लैक्सेटिव या ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, क्योंकि सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है। ब्लोटिंग एंड पासिंग गैस, बार बार डकार आना, गैस की जो डकारें आती हैं, और जो नीचे से जो एनल के द्वारा जो गैस पास होती है, गैसेस निकलती हैं, तो ये उसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट है। स्टमक में क्रैम्प आ जाना, मरोड़े आ जाएंगी हमारे स्टमक में, और स्टमक अपसेट रहेगा, स्टमक बार बार जो आपका रहेगा वो बिगड़ा हुआ रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। ओवर यूज अगर कर लेते हैं, ऐसी दवाइयां बार बार अगर लेना शुरू कर देते हैं या फिर इसके पे डिपेंड हो जाते हैं, तब क्या हो सकता है? तब इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकते हैं। हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, इस तरीके के जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, उनका इंबैलेंस होना शुरू होता है, क्योंकि बार बार अगर वो शरीर के द्वारा अगर बाहर जाएंगे तो बैलेंस उसका सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि रीएब्सॉर्प्शन में सोडियम भी जो है वो रीएब्सॉर्ब होता है और वो इंबैलेंस हो सकता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, बार बार अगर आप ऐसी कोई दवाइयाँ लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जिस चीज के लिए आप ले रहे हैं वही चीज उसमें बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए आप ये ले रहे हैं तो आपका साइकोलॉजी या नर्व्स इस तरीके से हो जाती हैं कि जब तक ये दवाई ये लेंगे नहीं तब तक ये तकलीफ दूर नहीं होगी। तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए ली जाती है, पर इसको ओवर यूज की वजह से इसका कॉन्स्टिपेशन ही बढ़ा देता है ये, ठीक है। ब्लॉकेज इन योर इंटेस्टाइन एंड सीवियर डायरिया, तो इंटेस्टाइन में कोई कुछ ब्लॉकेजेस बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि बार बार इसके यूज होने की, और हम देखते हैं कि कभी कभी ज़्यादा होने की वजह से वो इस तरीके से मूवमेंट बढ़ा देगा या पानी रीअब्सॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से आपको डायरिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। डायरिया क्या है, पहले के वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, जब मैंने स्टमक के टॉपिक लिया था कि डिसीज ऑफ जीआई ट्रैक्ट या स्टमक का जो डिसीज है, उसमें मैंने ऑलरेडी ये सब क्लियर किया है, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो आज का ये सिंपल टॉपिक था, जो एक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं हमारे फार्मेसी और मेडिकल फील्ड में, जिसका नाम है लैक्सेटिव।